हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सुमन चौधरी और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो एग्जाम हुआ था 4 सितंबर को। उसके पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, ये सारे क्वेश्चंस तो आपको पता होंगे क्योंकि अभी तक काफी वीडियो यूट्यूब पे आ चुके हैं, काफी पेपर डिस्कस कर चुके हैं काफी यूट्यूबर्स। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारी एमसीक्यू सीरीज में से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे और आपके लिए इलेक्ट्रिकल क्लासेस की एमसीक्यू सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कितने क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आए थे अपनी एमसीक्यू सीरीज से। तो टोटल 60 क्वेश्चंस में से जो भी क्वेश्चंस मुझे सोर्सेज के थ्रू मिले हैं उनमें से मैं बताती हूँ आपको कितने क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पे मेरे पास 70 क्वेश्चंस हैं जो अपनी एमसीक्यू सीरीज में से एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। जो भी क्वेश्चंस थे उनके अंदर से मिनिमम क्वेश्चंस जितने भी याद हैं, मिनिमम 70 क्वेश्चंस जो थे, 17 क्वेश्चंस एग्जाम में जो पूछे गए थे। तो इसके अंदर से क्वेश्चंस थे कंट्रोल सिस्टम के, काफी क्वेश्चंस जो है सारे एमसीक्यू सीरीज में से थे। नंबर ऑफ असिम्पटोट्स का एक क्वेश्चन था जो मैंने बॉर्डर प्लॉट आपको कराया है और नेक्विस्ट प्लॉट कराया है, रूट लोकस कराया था। उसके अंदर रूट लोकस में जो हम असिम्पटोट्स निकालते हैं तो वो क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर ऑफ असिम्पटोट्स। तो ये मैंने क्वेश्चन कराया था आपको रूट लोकस के टाइम पे, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन था एक रेजोनेंट पीक का। तो रेजोनेंट पीक का क्वेश्चन भी मैंने कराया, जीटा की वैल्यू पुट करके रेजोनेंट पीक निकालना होता है, जीटा की वैल्यू दी हुई थी। तो एक क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं इसमें से आया है। इसके बाद हम देखते हैं नेटवर्क थ्योरी में से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालनी थी जिसके अंदर एक अननोन रेजिस्टेंस भी दे रखा था, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके हम निकाल सकते थे या उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कैसे निकालना है। तो ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा आया था नंबर ऑफ लूप्स निकालने थे। नंबर ऑफ लूप्स निकालने के लिए मैंने आपको मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस के क्वेश्चंस सोल्व करके भी बताए थे। क्वेश्चंस जो है वीडियो बनाया था इसके ऊपर। इसके अलावा स्प्रिंग का क्वेश्चन आया था कि स्प्रिंग फॉस्फोरस ब्रोंज की स्प्रिंग क्यों लेते हैं हम, इसका क्वेश्चन आया था एग्जाम में। सेंसिटिविटी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि सेंसिटिविटी हाई या लो का कुछ ऑप्शंस में दे रखे थे। तो ये क्वेश्चन में मैंने बताया था कि मीटर्स जो है हमारे पास उनकी सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए। इसके बाद था एक पीएमएमसी डैम्पिंग का क्वेश्चन आया था, कौन सी डैम्पिंग यूज में लेते हैं, एक क्वेश्चन भी मैंने बताया है। एनर्जी मीटर कांस्टेंट का क्वेश्चन भी मैंने आपको सोल्व करके बताया था, मीटर कांस्टेंट किस तरह से निकालते हैं या पावर कैसे निकालते हैं अगर मीटर कांस्टेंट दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद देखते हैं बॉर्डर प्लॉट में कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आया था, एक हमें दे रखा था उसका ट्रांसफर फंक्शन दे रखा था, उसके अंदर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी। तो ये भी बॉर्डर प्लॉट जब मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर बताया था कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं, कौन सी फैक्टर की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। इक्वलाइजर रिंग का क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिकल मशीन्स में से। इसके बाद है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 बार करवाया था, पावर सिस्टम में भी करवाया था कंपनसेशन के लिए और इलेक्ट्रिकल मशीन्स में भी कराया था कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को क्या बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, मैंने काफी इंपॉर्टेंट बताया था एक क्वेश्चन। इसके बाद था कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालनी थी एक क्वेश्चन में कि कितने रुपए की कॉस्ट होगी एनर्जी की। तो एनर्जी आपको पता है P इंटू टी करके निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला काफी बार क्वेश्चंस में रिपीट हो चुका है, तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा था करंट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का क्वेश्चन था। पावर सिस्टम की एमसीक्यू सीरीज जो कराई है मैंने, उसके अंदर एक क्वेश्चन मैंने कराया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, करंट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ओपन एंडेड लाइन का पूछा गया था। इसके बाद था शंट रेजिस्टेंस जो हम लगाते हैं उसका फॉर्मूला था कि एमीटर के शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला पूछा गया था, ऑप्शन में फॉर्मूले दिए हुए थे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा गया था, एक शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी। ये न्यूमेरिकल भी मैंने आपको कराया है, फॉर्मूला न्यूमेरिकल के अंदर ही बता दिया था। दोनों के बताए थे, शंट और सीरीज दोनों के न्यूमेरिकल मैंने कराए थे आपको और फॉर्मूले भी बताए थे। इसके बाद एक पावर डिसिपेशन निकालने का क्वेश्चन आया था, तो आप सुपरपोजिशन थ्योरम से भी हेल्प से भी हल कर सकते थे उसको। करंट फाइंड आउट करनी थी, उसके अंदर अगर टोटल करंट फाइंड आउट कर लेंगे तो पावर डिसिपेशन निकाल सकते हैं। एक वोल्टेज रेगुलेशन का क्वेश्चन आया था कि वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया आपको, पावर लॉस का भी कराया। तो इतने क्वेश्चंस जो थे सारे हो गए हमारे यहाँ पे। मैंने टोटल 17 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। इसके अलावा मुझे क्वेश्चंस याद नहीं है पेपर में कौन से क्वेश्चंस थे। तो इतने क्वेश्चंस जो है अपनी एमसीक्यू सीरीज में से डायरेक्ट पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल भी डायरेक्ट पूछे गए हैं। फॉर्मूला मैंने न्यूमेरिकल आपको बाकायदा विद फॉर्मूला करवाए हैं, पूरे सोल्व करके दिखाए हैं एमसीक्यू सीरीज में कि न्यूमेरिकल को किस तरह से सोल्व करना है। तो अगर आपने ये एमसीक्यू सीरीज देखी है तो आपके एटलीस्ट 17 क्वेश्चंस जो है काफी होते हैं। 17 क्वेश्चंस जो आपके पूरे सोल्व हो सकते थे अगर आपने एमसीक्यू सीरीज अच्छे से करी है।
तो देख लीजिए यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज का कितना इंपॉर्टेंस है। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे एमसीक्यू सीरीज के वो सारे कराए थे आपको, जितने भी सब्जेक्ट थे उनकी एमसीक्यू सीरीज वो भी कराई थी। इसके अलावा मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी एमसीक्यू सीरीज आपको नहीं कराई थी, लेकिन ये हमें करनी चाहिए थी क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग से भी काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर ज्यादा हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे मॉसफेट के बारे में पूछा गया था कि कैरियर कौन सा हो, मेजोरिटी कैरियर है, माइनॉरिटी कैरियर, या एनालॉग में पूछा गया था बैंडविड्थ के बारे में पूछा गया था और वोल्टेज गेन के बारे में पूछा गया था। तो काफी इजी क्वेश्चन है, एक दिया था जिसके अंदर बैंडविड्थ वो फीडबैक फैक्टर फाइंड आउट करना था, इस तरह के क्वेश्चन थे एग्जाम में। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे एमसीक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, काफी दोनों की एक एक सीरीज मैंने करवा दी है। वो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देख लीजिए, क्योंकि जेईएन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों सब्जेक्ट। क्योंकि इस तरह एग्जाम में अगर आप देखें तो मशीन्स और पावर सिस्टम या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, जैसे मशीन की बात करें तो उसके अंदर बहुत ही कम क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं हमारे उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया एग्जाम में। तो इस हिसाब से आप देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग को पढ़ना कितना जरूरी है आपके लिए। लेकिन सिग्नल सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर ये सब्जेक्ट आप नहीं पढ़े। मैंने पहले भी कहा है कि ये सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स नहीं है, तो इनमें से क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे। एनालॉग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपके बीटेक में सब्जेक्ट आता है। या राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात करें तो ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान में एक ही सिलेबस चलता है, तो वहाँ भी ये दोनों सब्जेक्ट चलते हैं ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस की, अगर मुझे लगता है ऐसा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एमसीक्यू सीरीज का कितना इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपने अभी तक भी एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए और वहां से आप सारे सब्जेक्ट की एमसीक्यू सीरीज देख सकते हैं। मैंने एक एक टॉपिक के ऊपर 100 एमसीक्यू सीरीज करवाई हुई है आपको, तो वहां से एमसीक्यू सीरीज देखिए। क्योंकि जेईएन की एग्जाम का लेवल जो है इस बार एईएन का लेवल अच्छा आया है, तो जेईएन का लेवल जो है इससे कम ही आएगा। तो एमसीक्यू सीरीज अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, उसके अंदर से आपको 60 में से मिनिमम 30 क्वेश्चंस तो उसके अंदर जरूर आएंगे जेईएन के एग्जाम में। तो कितनी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू सीरीज ये आपको यहाँ पे पता चलता है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस और थे वो काफी लोगों ने वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब पे, तो एक ही वीडियो को बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जो भी यूट्यूब देखते हैं चैनल बाकी दूसरे लोगों के, उन लोगों ने काफी वीडियोस डाल दिए हैं कि कैसा पेपर आया था, कौन से क्वेश्चन थे, नॉन टेक्निकल कौन से क्वेश्चन थे, सॉल्यूशन भी करवा दिए काफी लोगों ने। तो वहां से आप देख सकते हैं, उसको बार बार एक ही चीज को रिपीट करना कोई अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा बात करें हम नॉन टेक्निकल की, तो नॉन टेक्निकल में मैंने आपको कहा था जीके कहाँ तक पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि सहकारिता विभाग का जो एग्जाम लगा था उसमें 7 दिन पहले तक का जीके का क्वेश्चन पूछा गया था, करंट जीके जो है। तो आप 2020 और 6 मंथ का जीके 7 या जो भी मंथ होते थे उनका पढ़ना है आपको। काफी लोगों ने मुझे कहा था कि मैम 7 दिन पहले कौन सा जीके पूछा जाता है, किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया। लेकिन आपने देखा कि अफगानिस्तान का क्वेश्चन आया था कि कौन सा जो है ऑपरेशन चलाया था एयरफोर्स ने रेस्क्यू करने के लिए। तो एयरफोर्स हमेशा रेस्क्यू करने के लिए क्या करती है, देवी शक्ति ऑपरेशन ही चलाती है, चाहे कोरोना की बात करें या तो अफगानिस्तान की बात करें। तो ये क्वेश्चन जो है लेटेस्ट टॉपिक था अफगानिस्तान, इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 में भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। तो बाकी ऐसा होता नहीं है एग्जाम में, लेकिन इस बार काफी जीके का वेटेज बढ़ाना चाहते थे आप लोग, जीके का वेटेज बढ़ाइए, जीके का वेटेज बढ़ाइए। तो इसलिए जीके के वेटेज बढ़ाने का ये परिणाम था एग्जाम में कि जीके जो है काफी बच्चों को समझ में नहीं आया, क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। मैंने सजेस्ट किया था आप लोगों की उत्कर्ष चैनल जो है उसके ऊपर यूट्यूब के वीडियोस हैं उत्कर्ष चैनल के, वहां पे करंट अफेयर्स के टोटल वीडियोस मिल जाएंगे आपको, पूरे साल का वीडियो या 6 महीने का वीडियो, वहां से पढ़िए। लेकिन उत्कर्ष क्लासेस के वीडियो से भी जो है बेड़ा पार नहीं हुआ लोगों का, क्योंकि क्वेश्चंस जो है काफी अलग पूछे गए थे जो कोई ध्यान नहीं देता है या याद नहीं करते, जो कम इम्पोर्टेंस के होते हैं। इसके अलावा मैंने कहा था आपको राजस्थान जीके और स्टैटिक जीके के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान जीके और स्टैटिक जीके का मतलब था स्टैटिक और करंट। अगर काफी लोग ऐसे थे जो मारवाड़, मेवाड़ और राजा महाराजाओं के टाइम पे और पुराने युद्ध वुद्ध ये सब पढ़ के गए थे, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ एग्जाम में, क्योंकि स्टैटिक और करंट जीके ही एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। स्टैटिक जीके के अंदर पूछा गया था सब नदी नाले, पहाड़ पर्वत जो भी थे, और राजस्थान की डेंसिटी वगैरह, या जो भी किलों की बात करें अपन, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सा किला कहाँ पे है, या किसका राजा कौन है था, ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टैटिक जीके अगर आप पढ़ते तो उसके अंदर से काफी क्वेश्चंस कर सकते थे जीके में। अब बात करते हैं कि एग्जाम में जो है एईएन की एग्जाम में कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर कौन है और कौन होगा जो अपना सिलेक्शन कर पाएगा एग्जाम में। तो डिसाइडिंग फैक्टर इसका नॉन टेक्निकली होगा,
क्योंकि टेक्निकल तो जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे बच्चों को आ ही गए थे ऑलमोस्ट। जो एक दो क्वेश्चंस थे वो किसी को भी नहीं आए होंगे इस तरह के थे। तो अगर डिसाइड करेगा तो नॉन टेक्निकल डिसाइड करेगा। जिन्होंने अगर कम क्वेश्चंस भी किए हैं लेकिन करेक्ट क्वेश्चन किए हैं तो उनके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जिन्होंने ज्यादा क्वेश्चंस किए हैं लेकिन उनको पता नहीं था कि करेक्ट आंसर क्या है फिर भी कर दिए हैं तो आप जो है खतरे में जा सकते हैं वहां पर। और अगर नॉन टेक्निकल में जीके के अलावा बात करें तो बाकी सब्जेक्ट जो है बहुत इजी थे। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी काफी इजी आया था। इंग्लिश जो था थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि उसके अंदर आपको कुछ वर्ड्स हाईलाइट करके दे रखे थे और उनको अरेंज करना था तो वो टाइम ले सकता है आपके लिए। तो इन क्वेश्चंस की अगर आप जेईएन की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जेईएन की एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है उनकी प्रैक्टिस कर लें टेक्स्ट बुक की सीरीज से या कहीं से भी। और टेक्स्ट बुक की सीरीज की बात करूं मैं तो वहां पर अगर आप ये देखते हैं कि टेक्स्ट बुक की सीरीज करने के बाद मेरी कौन सी रैंक आ रही है या कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो आप उसको दोबारा पढ़ सकते हैं या न्यूमेरिकल उस तरह का सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है क्वेश्चंस के ऑप्शन में तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आपको कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज अगर आप दे रहे हैं तो उसके अंदर आप सिर्फ यही ध्यान रखें कि आप कितने मिनट ले रहे हैं, समय कितना है आपके पास और कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, स्पीड कैसी है आपकी। उसके अंदर रैंक या मार्क्स जो है मैटर नहीं करते क्योंकि टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज जो है उसका कोई इतना ये नहीं है कि उसके अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज अगर आप कर रहे हैं तो उसका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि आपकी स्पीड बढ़े एग्जाम में क्वेश्चंस करने की, टाइम मैनेजमेंट हो आपके पास। आप क्वेश्चंस करके देखिए तो आपको पता चले कि मैं ये क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल कितने टाइम में सोल्व करता हूँ या मेरी अगर स्पीड कम है तो मैं इसको फास्ट कैसे करूँ। तो उससे आप ज्यादा टेस्ट दे, उसमें देखें कि आप अगर कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए टेस्ट सीरीज में, ना कि ये कि मार्क्स या फिर आपकी रैंक कौन सी आ रही है। क्योंकि काफी बच्चे हैं, हम लोग का कई बार क्या करते हैं अपने स्वार्थ के लिए जो है कुछ नोट्स अपने पास रखते हैं और उसमें से देख के भी हम टेस्ट सीरीज कर लेते हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 20 का है, 20 आउट ऑफ 20 लेना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो आपका कोई एग्जाम नहीं हो रहा। उस तरह के एग्जाम में जो है क्वेश्चंस भी बहुत कम ही पूछे जाते हैं। तो आप उसके अंदर ये ध्यान रखें, टाइम अगर आपको मैनेज करना है तो वहां से कर सकते हैं प्रैक्टिस करके उसकी बार बार। इसके अलावा रीजनिंग जो था उसके अंदर मैं बताऊं आपको, मैंने पहले भी कहा है कि आप सिटिंग अरेंजमेंट या गोले वाले क्वेश्चंस या जो भी रिलेशन वाले क्वेश्चंस है उनके ऊपर पहले फोकस ना करें क्योंकि आप उनको घूमते रहते हैं उसके अंदर और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और उसके साथ आप 4 क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते और अगले क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते। तो अगर आप जेईएन के एग्जाम में भी यही गलती करेंगे तो आपके जो है वहां पे भी आपके साथ नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है कि रीजनिंग के अंदर भी ये सारे क्वेश्चंस जो है एंड में करने हैं। इसके अलावा जो है नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस जो सेक्शन वाइज नहीं आते हैं, एक के बाद कोई भी दूसरा टॉपिक का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे जीके चल रहा है, हिंदी का आ गया, इंग्लिश का आ गया, इस तरह। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मैं अचानक से अपना माइंड कैसे डाइवर्ट करूं या क्वेश्चन जो है आप अगर सेक्शन वाइज आते हैं तो फटाफट से क्वेश्चन कर सकते हैं। जीके के एकदम फटाफट सोल्व कर लिया, हिंदी के सोल्व कर लिए तो टाइम बच जाएगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही। टेस्ट सीरीज एमसीक्यू सीरीज जो है चैनल की देखते रहे। इसके अलावा जो भी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए और चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट देखिए, वहां पे एमसीक्यू सीरीज जो अपलोड कर रखी है उनकी प्रिपेयर करें, बार बार देखें, क्वेश्चंस वहां पे सोल्व करें। मैंने काफी क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आंसर आप बताइए, इस तरह का लिखा हुआ है मैंने या बोला था, तो वो क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इस तरह आप प्रैक्टिस करें। इसके अलावा जो भी बातें होंगी वो मैं एग्जाम जो आ जाएगा आपका डेट जेईएन का तब बताऊंगी कि एग्जाम से जस्ट पहले आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, एग्जाम में कौन सी मिस्टेक्स जो है रिपीट नहीं करनी है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।